आज अपन पार्ट 1 में पढ़ेंगे संघवाद। ये हमारे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकार है और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। अब हमारा देश इतना बड़ा है और इतने बड़े देश का शासन चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या केवल एक सरकार पूरे देश की व्यवस्था बनाकर रख सकती है? नहीं रख सकती है। तो इसलिए सरकार को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले केंद्र सरकार जो पूरे देश का शासन चलाती है। फिर उसके अंडर में जैसे हमारे भारत के जो राज्य हैं, जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान में अलग सरकार बनेगी जिसे कहा जाता है राज्य सरकार। फिर गांव में भी अलग सरकार बनाई गई है जिसका नाम है पंचायती राज। ठीक है, तो अलग अलग स्तरों पर देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर पूरे राज्य की देखभाल कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार करती है। और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। ये हमारे पूरे गाँव की देखभाल करता है। इसके अंडर में कुछ गांव होते हैं, उन गांवों की वे सारे गांव इस पंचायती राज के अंडर में कार्य करते हैं, व्यवस्था के अंदर काम करते हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं तथा कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। अब आपने 6 और 7 में ग्राम पंचायत पढ़ा था, फिर राज्य सरकार का भी चैप्टर था, तो ये सब आपने पढ़ लिया है और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगे। अब भारत में बहुत सारे समुदाय हैं और उन सभी समुदायों की शासन व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि जो मतलब इतने सारे राज्य हैं और इन राज्यों की जो शासन व्यवस्था है ना, सारे पूरे राज्य की व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था को कौन पूरी करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सकें। अब देखो, सबसे पहले गांव है, गांव की व्यवस्था कौन करता है? गांव की पंचायत। ठीक है, फिर बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पंचायत समिति बनाई जाती है जिसमें 10-15 गांवों को एक साथ जोड़ा जाता है और उन 10-15 गांवों का पूरा विकास कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, सड़कें बनवानी है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सारी सुविधाएं करवाना, वो सारा किसके अंडर में होता है? पंचायत समिति के अंडर में। फिर पंचायत समिति के ऊपर कौन होता है? राज्य सरकार होती है। जैसे हमारे कलेक्टर है ना, जिला स्तर पर उसको देखा जाता है। कलेक्टर उन सबको, उन व्यवस्थाओं को देखता है। फिर कलेक्टर के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री होते हैं जो पूरे राज्य की, मतलब जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में इतने ज़िले हैं, ज़िलेवार अलग अलग कलेक्टरों को बांट दिया, फिर वो अपने ज़िलों की देखभाल करते हैं और सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देते हैं। फिर मुख्यमंत्री आगे चलकर उन कार्यों का संपादन करवाता है। तो इस तरीके से आगे एक कड़ी स्तर जुड़े हुए हैं और इस तरीके से हमारे पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभाला जाता है।
इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी किए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। अब राज्य सरकार को हमारे भारत के सभी राज्यों को, इतने राज्य हैं, इन सभी राज्यों को कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर फैसले लेने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। अब राज्य स्तर पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन पर राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है उसी को सभी राज्यों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है और सभी के अलग अलग कार्यों को भी बांटा गया है। राज्य सरकार के अलग कार्य होते हैं, केंद्र सरकार के अलग कार्य होते हैं और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के भी अलग अलग कार्य होते हैं। तो इनके अलग संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। अब संविधान में कुछ सूचियाँ बनाई गई है, उन सूचियों के अंतर्गत यह तय किया गया कि भाई सरकार जैसे राज्य स्तर की सरकार है तो इसके क्या कार्य होंगे, ये अपने राज्य में कौन कौन से कार्य करवाएगा और उन कार्यों को करवाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारा हमारे संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करती है तो अब केंद्र सरकार को पर किसी का प्रतिबंध नहीं है, उसे संविधान के अंतर्गत जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हें मानना पड़ता है। उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। अब केंद्र सरकार को अपनी ताकत और जो अधिकार दिए गए हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हमारे संविधान द्वारा। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं और हमारे भारत के जो लोग हैं वे सभी इन सरकारों के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों का पालन करते हैं, जिससे कि हमारे देश में व्यवस्था बनी रहे। अब है संसदीय शासन पद्धति, ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।